एपिसोड 14। उसने फैंग चेन को दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी कमजोर शक्ल उस भयंकर दहाड़ से बिल्कुल अलग थी जो उसने अभी देखी थी। वह एक छोटी सी लड़की की तरह दिख रही थी जो नाराज हो गई थी। ये वह चाल थी जो वह और फैंग चेन अक्सर इस्तेमाल करते थे। जब तक वह ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करती, फैंग चेन उसे माफ कर देता। उसे विश्वास था कि इस बार काम हो जाएगा। तब तक वह अभी भी एक प्रतिभाशाली महिला होगी, अभी भी 10,000 पुरुषों से एक ऊपर होगी। भाई फैंग, मुझे पता है कि मैं गलत था। लू यू ने वास्तव में मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? वह फैंग चेन की ओर विनती भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बेहद दुखी दिख रही थी। ये देखकर फैंग चेन मुस्कुराया। यह मुस्कान घृणा से भरी थी। जब मैंने अपनी साधना छोड़ दी तो तुमने पलटकर खुद को लुओ युन की बाहों में फेंक दिया। केवल तुम ही मेरी स्वर्गीय दाओ अस्थि का रहस्य जानते हो। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो लुओ युन इसे कैसे जान सकता है? मैं दिखावा बंद करो। अब तुम और मैं घिनौने हो गए हैं। अगर संप्रदाय के नियम न होते तो क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अब भी यहाँ खड़े रह सकते हो? फैंग चेन को ठंड लग रही थी। सू वान एर ने फैंग चेन की ठंडी आंखों को देखा, लड़खड़ा गई और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। वह महसूस कर सकती थी कि फैंग चेन वास्तव में उसे मारना चाहता था। ये देखकर फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें मारने से केवल मेरे हाथ गंदे होंगे। सू वान र जमीन पर बैठी थी। वह चारों ओर से तिरस्कार, घृणा और उपहास महसूस कर सकती थी। ये वह नहीं था जो उसे करना चाहिए था। जाहिर है कुछ समय पहले तक वह उन ईर्ष्यालु, जलन भरी और घृणा भरी निगाहों का आनंद ले रही थी। इस क्षण उसे अंततः एहसास हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं है। उसका दिल नफरत से भरा था। फैंग चेन के लिए नफरत। ये सब उसके कारण ही था कि उसके पास कुछ भी नहीं था। और उसने वास्तव में उसे इतनी बेरहमी से त्याग दिया। जाहिर है कि उसके कारण ही उसके पास ये सब था। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वह चारों ओर से आ रही घृणा और तिरस्कार को सहन नहीं कर सकी। वह ये भी समझ गई थी कि अब फैंग चेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल अपना सिर नीचे करके जा सकती थी। लेकिन जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसके चेहरे पर घृणा और आक्रोश भरा हुआ था। दूसरी ओर यू युवानवेन का चेहरा भी विशेष रूप से बदसूरत था, और फैंग चेन द्वारा दिखाई गई ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार कियानली यंगशा के हत्यारे उसे मारने में असफल रहे और उसकी जगह उसकी हत्या कर दी गई। ये बच्चा काफी सक्षम है। लेकिन फिर उसने व्यंग्य किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वज वापस आ गया है, लेकिन मेंग परिवार का पूर्वज युद्ध के मैदान में मर गया। अब पूर्वज ने मेंग परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि मेंग्याओ जल्द ही मेरी महिला होगी। हाँ। वह जोर से हंसा और चला गया। फैंग चेन यंग किंगजियान के पास आया और झुककर बोला, धन्यवाद शिखर गुरु, मेरी मदद करने के लिए। यंग किंगजियान ने हल्के से कहा, आपका स्वागत है। फैंग चेन से अभी तक समाप्त नहीं हुई राक्षसी ऊर्जा को देखते हुए उसने कहा, हालांकि राक्षसी मार्ग की साधना तेज है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा खतरा भी है। भटक जाना और रक्तपात करना आसान है। आपके पास एक अच्छी प्रतिभा है और आपने 2 ताओवादी ग्रंथों का एहसास भी किया है। यदि आप राक्षसी जड़ों को खत्म कर देते हैं और फिर से सही रास्ता शुरू करते हैं, तो आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी और सबसे महत्वपूर्ण खतरा बहुत कम हो जाएगा। फैंग चेन समझ गया कि दूसरे पक्ष के इरादे अच्छे थे, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद पीक मास्टर, आपके मार्गदर्शन के लिए, लेकिन मैं राक्षसी मार्ग अपनाने में आवेगी नहीं हूँ, बल्कि सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हूँ। इसके अलावा साधना के मार्ग पर सबसे खतरनाक चीज अक्सर राक्षस नहीं होती है ना? यंग किंगजियांग ने फैंग चेन को गहराई से देखा। आप इसे स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको अब और नहीं मनाऊंगी। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, यह एक संयोग है कि वर्तमान 7 शिखर गुरु भी राक्षसी मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं। आपके लिए 7 शिखरों में शामिल होना वास्तव में ठीक है। वर्तमान 7 शिखर गुरु भी राक्षसी अभ्यासी हैं। फैंग चेन आश्चर्यचकित था। यंग किंगजियांग ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरे साल बाहर रहता है, अन्यथा वह अभी भी तुम्हें 1-2 चीजें सिखा सकता था। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की और यंग किंगजियांग ने कहा, ठीक है, तुम भी घायल हो, इसलिए वापस जाओ और पहले ठीक हो जाओ। फैंग चेन जा रहा है। फैंग चेन ने सिर झुकाया और फिर गबू आंटी जिन के साथ चला गया।
आज की लड़ाई तेजी से त्यानीयु दिव्य संप्रदाय में फैल गई। हर कोई जानता है कि सातवीं चोटी, जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए था, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने 2 दाव ग्रंथों को समझ लिया है। फैंग चेन को ये बात पता नहीं थी, इसलिए वह वापस नहीं गया। रास्ते में उसने गंगू आंटी जिंग से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए थे और उसे अपना सब कुछ बेचने के लिए वानसिंग नीलामी घर जाना था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आंटी जिंग ने कहा, लेकिन फैंग चेन ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। बड़े जिंग, आपको पहले वापस जाना चाहिए। मेरी तुलना में मुझे अधिक डर है कि वे मास्टर की पत्नी को नुकसान पहुंचाएंगे। फैंग चेन के दृढ़ संकल्प को देखकर चाची जिंग ने उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन फिर भी कहा, तो आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, फैंग चेन ने सिर हिलाया। गंगू ने कहा, भाई फैंग, आपको जल्द ही वापस आना होगा। मुझे अभी भी अपने युद्ध चरित्र दाओवन के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वापस आने के बाद मैं तुम्हें अवश्य जगाने में मदद करूंगा। फिर फैंग चेन एक प्रकाश किरण में बदल गया और गायब हो गया। वानिक्सिंग नीलामी घर में पहुंचकर फैंग चेन ने प्रथम श्रेणी के अतिथि टोकन के साथ आसानी से प्रवेश किया। जब यान कियाओलिन को पता चला कि फैंग चेन आ रहा है, तो उसने तुरंत कपड़े पहने और व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया। जब उसने फैंग चेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने तुम्हें 2 महीने से नहीं देखा है। अतिथि फैंग की साधना में बहुत सुधार हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूँ। वह मुस्कुराए और परिपक्व मुस्कान ने लोगों को मदहोश कर दिया। अतिथि यान विनम्र हैं, ये तो किस्मत की बात है, फैंग चेन ने कहा। अतिथि फैंग विनम्र है, यहाँ तक कि उच्च संप्रदाय के मुख्य प्रतिभाशाली लोग भी इससे अधिक नहीं हैं। वह आकर्षक दिख रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराई और बोली, मेरे पास अतिथि फैंग की प्रतिभा नहीं है। यदि अतिथि फैंग तैयार है, तो क्या आप मेरे अभ्यास कक्ष में आकर मुझे सिखा सकते हैं? ये वाक्य वसंत से भरा है और यान कियाओलिन की आकर्षक बाहों के साथ ये लोगों के दिलों की धड़कनों को तेज कर देता है और उनका खून खौल उठता है। यहाँ तक कि फैंग चेन का दिल भी उत्साह से भर गया था, लेकिन ये चेतना के अविचल सागर तकनीक की स्वचालित गति से जल्दी ही दबा दिया गया। उन्होंने कहा, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं, श्रीमान यान के। मैं आज यहाँ सामग्री का एक बैच बेचने आया हूँ। यान कियाओलिन ने अपने चेहरे पर निराशा नहीं छिपाई और कहा, ऐसा लगता है कि फैंग केकिंग एक खूबसूरत महिला में रुचि रखते हैं। हालांकि उसने तुरंत अपनी पेशेवर मुस्कान वापस पा ली और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि फैंग केकिंग क्या बेचना चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं और ये थोड़ा जटिल है। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास सबसे अधिक पेशेवर टीम है। ये सुनकर फैंग चेन ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे यान कियाओलिन को एक स्टोरेज बैग सौंप दिया। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए स्टोरेज बैग ले लिया, लेकिन जब उसने अंदर की सामग्री को महसूस किया तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। क्या ये थोड़ा ज्यादा है? क्या ये बहुत ज्यादा है? और इसके अंदर सब कुछ है, जिसमें अमृत, जड़ी बूटियां, सामग्रियां, जादुई हथियार आदि शामिल हैं। विशेषकर चौथे स्तर का विशाल राक्षस शव, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सौभाग्य से उसने दुनिया देख ली थी और जल्दी ही शांत हो गई। उसने फैंग चेन से कहा, कृपया 1 मिनट रुको, मैं मूल्यांकनकर्ताओं को बुलाकर इसका मूल्यांकन करने के लिए कहूंगी। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। जल्द ही कई मूल्यांकनकर्ता आ गए और यान कियाओलिन ने भंडारण बैग की सारी सामग्री बाहर निकाल ली। वे पहले तो शांत रहे। आखिरकार वे इतने लंबे समय से मूल्यांकन करता थे और उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने तीसरे स्तर के शिखर राक्षस की लाश देखी तो वे सभी चौंक गए। यह एक ऐसा राक्षस था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। फैंग चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और बताया कि राक्षस कहाँ से आया था। नई दुनिया खुलने के बाद ये कोई रहस्य नहीं रहेगा। लाश को देखने के बाद एक मूल्यांकनकर्ता ने सुझाव दिया, ये राक्षस जानवर मांस और शरीर की सामग्री के मामले में बहुत दुर्लभ है और इसकी भूमिका भी महान है। मेरा सुझाव है कि इसे सीधे नीलाम कर दिया जाए। ये निश्चित रूप से अच्छी कीमत पर बिकने में सक्षम होगा। कम से कम एक को नीलाम किया जा सकता है। कीमत लगभग 80,000 है। इतनी ऊंचाई पर फैंग चेन थोड़ा हैरान हुआ। यान कियाओलिन ने बताया, बहुत से लोग ऐसी चीजों में रुचि रखते हैं जो पहले कभी नहीं दिखाई दी, विशेषकर राक्षस। फैंग चेन को अचानक एहसास हुआ, उस स्थिति में चलो इसे नीलाम कर दें। स्वाभाविक रूप से वह इसे बेहतर कीमत पर बेचना चाहता है।
इस मामले में दोपहर में एक उच्च स्तरीय नीलामी होगी और मैं किसी से इस जानवर की नीलामी की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। यान कियाओलिन ने कहा। धन्यवाद। फैंग चेन ने सिर हिलाया। इसके बाद मूल्यांकनकर्ताओं के समूह ने सूची बनाने से पहले एक अगरबत्ती के मूल्यांकन में लगे समय की गणना की और उसका मूल्यांकन किया। यान कियाओलिन ने सूची ली और उसे फैंग चेन को सौंप दिया। फैंग के किंग, इन खजानों की सूची पूरी हो गई है और कीमतें तय कर दी गई हैं। राक्षसों की लाशों को छोड़कर अन्य खजानों की कुल कीमत 310,000 है। कृपया जांच करें और देखें कि क्या कोई समस्या है। फैंग चेन ने इसे नहीं लिया और कहा, मुझे अभी भी वानिकसिंग नीलामी घर की प्रतिष्ठा पर भरोसा है, इसलिए इसे यहीं छोड़ दें। यान कियाओलिन थोड़ा स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराए और बोली, हमारे बैंक को मान्यता देने के लिए धन्यवाद मिस्टर फैंग। फैंग चेन ने कहा, जहां तक स्पिरिट स्टोन की बात है, मैं वानिकसिंग नीलामी घर से स्पिरिट गोलियां खरीदना चाहता हूं और उनका सीधे व्यापार के लिए उपयोग करना चाहता हूं। मिस्टर फैंग को किस अमृत की आवश्यकता है? आत्मा को बढ़ाने वाली गोलियां और मेरिडियन खोलने वाली गोलियां हैं। सबसे अच्छी गोली मेरिडियन खोलने वाली स्वर्गीय गोली है। फैंग चेन ने कहा, अब उसकी मुख्य प्राथमिकता अपनी साधना में सुधार करना और अपनी मेरिडियन खोलना है। जहां तक शरीर को परिष्कृत करने की बात है, उसके पास तलवार दानव का खून है और उसकी मानसिक शक्ति एक अड़चन पर पहुंच गई है, इसलिए वह इसे फिलहाल एक तरफ रख सकता है। तिलिंग गोली आसानी से मिल जाती है, लेकिन काय माई तियान गोली की आपूर्ति कम है। आखिरकार यह एक दुर्लभ गोली है। वर्तमान में हमारा बैंक केवल 3 गोलियां ही बना सकता है। यान कियाओलिन ने कहा, कैमाई तियानदान एक महंगा और दुर्लभ अमृत है और केवल चौथी श्रेणी का कीमियागर ही इसे परिष्कृत कर सकता है। मैं उन सभी को ले जाऊंगा। फैंग चेन ने कहा, इसके अलावा आध्यात्मिक गोलियां और अन्य अमृत हैं जो मेरिडियन खोल सकते हैं। मैं उन आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करूंगा जिनका मैंने अभी उपयोग किया है और उन्हें अमृत के लिए बदल दूंगा। अच्छा, यान कियाओलिन ने सिर हिलाया। तुरंत यान कियाओलिन ने किसी से व्यवस्था करने को कहा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अमृत लाने को कहा। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी आदरपूर्वक आए। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक सुंदर भंडारण बैग रखा था। यान कियाओलिन ने स्टोरेज बैग लिया और पलक झपकते ही 15 गोली की बोतलें और 5 ब्रोकेट बक्से मेज पर आ गए। उसने कहा, मिस्टर फैंग, यहाँ टाइलिंग पिल्स की 15 बोतलें हैं, सभी बेहतरीन दूसरी श्रेणी की हैं, प्रत्येक बोतल में 5 गोलियां हैं। 3 ब्रोकेट बॉक्स में काइमाई तियानदान है और अन्य 2 अन्य काइमाई गोलियां हैं। हालांकि उनका प्रभाव काइमाई तियानदान से कई स्तर कम है, फिर भी उनका प्रभाव अच्छा है। फैंग चेन ने सिर हिलाया। उसने अपने मन में बस यही हिसाब लगाया कि अगर यह बाहर होता तो ये चीजें 300,000 या 400,000 स्पिरिट स्टोन के बिना जरूर नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा लगता है कि यान कियाओलिन ने न केवल उसे 20% की छूट दी, बल्कि उसे बहुत सारी छूट भी दी। उसने ब्रोकेट के बक्सों में से एक खोला और तुरंत ही अमृत की ताजगी भरी सुगंध उसकी नाक में भर गई। फैंग चेन ने पाया कि अंदर मौजूद कैमाई तियानदान वास्तव में उससे कहीं बेहतर था जो संप्रदाय ने उसे दिया था। धन्यवाद। फैंग चेन ने उसे धन्यवाद दिया। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी एक परिवार हैं, इसलिए अतिथि मंत्री के प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर फैंग चेन ने सभी गोलियों को स्टोरेज बैग में डाल दिया। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फैंग, अगर आप आज दोपहर की नीलामी में रुचि रखते हैं तो आप भी भाग ले सकते हैं। फैंग चेन ने इसके बारे में सोचा और मना नहीं किया। उस स्थिति में मैं सम्मानजनक होने के बजाय आपकी आज्ञा का पालन करना पसंद करूंगा। ये बहुत बढ़िया है, मैं तुरंत इसका प्रबंध कर दूंगी। यान कियाओलिन अभी भी मुस्कुरा रही थी। दर्जनों शहरों में शीर्ष नीलामी घर के रूप में वानिकसिंग नीलामी घर की हर उच्च अंक नीलामी स्वाभाविक रूप से कई शक्तिशाली परिवारों का ध्यान आकर्षित करेगी। विशाल नीलामी हॉल में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है और इसमें सैकड़ों वीआईपी कमरे भी हैं। वीआईपी कक्ष में प्रवेश करने के लिए न केवल धन की आवश्यकता होती है, बल्कि एक निश्चित स्थिति की भी आवश्यकता होती है, और यह विभिन्न परिवारों के लिए अपनी स्थिति और ताकत का प्रदर्शन करने का स्थान भी बन गया है। जैसे जैसे दोपहर का समय आया, लोग एक एक करके आने लगे और हजारों लोगों की सीटें लगभग भर गईं। वीआईपी कक्ष के लिए भी यही सच था। विशाल नीलामी कक्ष लगभग हमेशा भरा रहता था। यान कियाओलिन ने स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के लिए एक वीआईपी कमरे की व्यवस्था की। उसने फैंग चेन से कहा, मिस्टर फैंग, अब समय लगभग आ गया है। मुझे खेद है, मुझे अभी भी नीलामी में कुछ चीजों से निपटना है।
क्या आप इन दोनों को आपको वहां ले जाने देंगे? उसने दो नौकरानियों की ओर इशारा किया जो आकर्षक कपड़े पहने हुए थीं और सुंदर दिख रही थीं। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। कोई बात नहीं, दुकानदार यान, आगे बढ़ो और काम पर लग जाओ। यान कियाओलिन ने सिर झुकाया और चला गया। मिस्टर फैंग, कृपया। दो नौकरानियां आगे बढ़ी और आदरपूर्वक झुकी। उनकी आवाज बहुत मधुर और मार्मिक थी। फैंग चेन ने सिर हिलाया और दोनों लड़कियों के साथ एक वीआईपी कमरे की ओर चल दिया। कमीने, तुम भी यहाँ हो? एक लंबे गलियारे से गुजरते समय एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फैंग चेन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और मुड़कर देखने लगा। तभी यू युवानवेन आश्चर्य और तिरस्कार से उसकी ओर देख रही थी। उसके बगल में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था जो बहुत घमंडी लग रहा था। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से यू युवानवेन को जानता था। ये देखकर कि वह मुसीबत की तलाश में था, फैंग चेन ने बिना किसी विनम्रता के सीधे कहा, ओह, ये तुम हो? तुम बेवकूफ हो। ये सुनकर यू युवानवेन की नसें अचानक उभर आईं। फैंग चेन जिस बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से नकली गोलियों की नीलामी का मामला था। आप मौत की तलाश में हैं। यू युवानवेन बेहद क्रोधित था और इनने दायरे का 5वां स्तर दबाव से बाहर निकल गया। मिस्टर यू, ये वांगसिंग नीलामी घर है, कृपया परेशानी न करें। फैंग चेन के बगल में बैठी नौकरानी बोली। यू युवानवेन आखिरकार शांत हो गया। अगर उसने यहाँ कार्रवाई की तो वाकई बहुत परेशानी होगी। उसने फैंग चेन को क्रूरता से देखा, फिर कुछ सोचा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कमीने, तुम शायद अभी तक ये नहीं जानते हो। जल्द ही मेंग्याओ मेरे यू परिवार में शादी करेगी और मेरी औरत बन जाएगी। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और शांति से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? हाँ, यू युवानवेन बेतहाशा और गर्व से हंसा। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेंग्याओ तुम्हारे साथ रहेगी? क्या तुम नहीं देखते कि तुम कितने नीच हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक मेढक बन सकते हो और हंस का मांस खा सकते हो? फैंग चेन की चुप्पी देखकर वह और भी गर्वित हो गया। जरा रुको, मुझे विश्वास है कि तुम्हें जल्द ही खबर मिल जाएगी। हाँ। वह जोर से हंसा और फिर बूढ़े आदमी के साथ चला गया। फैंग चेन अभी भी भौहें सिकोड़े हुए था। उसे स्वाभाविक रूप से यू युवानवेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, ये सोचकर कि मेंग्याओ किसी मुसीबत में पड़ सकती है। मिस्टर फैंग, चलिए पहले वीआईपी रूम में चलते हैं, नौकरानी ने कहा। फैंग चेन जानता था कि अब इन चीजों के बारे में सोचना बेकार है, इसलिए उसने सिर हिलाया और नौकरानी के पीछे वीआईपी कमरे में चला गया। जैसे ही आप वीआईपी कक्ष में प्रवेश करेंगे, आपको शानदार सजावट और मेज पर कई महंगे आध्यात्मिक फल दिखाई देंगे। फैंग चेन ने हल्का सा स्वाद चखा और वास्तव में उसके शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हुई। उसे और अधिक ऊर्जा महसूस हुई और इसका स्वाद भी स्वादिष्ट लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने आध्यात्मिक फल को अपने थैले में रख लिया ताकि वह उसे अपने स्वामी की पत्नी और बूढ़े व्यक्ति को चखने के लिए वापस ले जा सके। दोनों नौकरानियां ये देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे मेहमान को देखा था जो आध्यात्मिक फल खा सकता था। तभी फैंग चेन को एहसास हुआ कि वह थोड़ा जल्दबाज और असभ्य हो गया था। वह अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, माफ करना, मैं इसे अपने परिवार के लिए वापस लेना चाहता हूँ। नौकरानी मुस्कुराए और बोली, आपका स्वागत है, हम जितना चाहें उतना ले सकते हैं। फिर उसने किसी से और अधिक आध्यात्मिक फल लाने को कहा और फैंग चेन के लिए एक हिस्सा बहुत ही सुंदर तरीके से पैक कर दिया। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए उससे धन्यवाद दिया और दोनों नौकरानियों ने भी मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति नीलामी स्थल के मंच पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, प्रिय अतिथियों, वानिक्सिंग नीलामी में भाग लेने के लिए आने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम फैंग झेंग है और आप मुझे फेलो दाओइस्ट फैंग भी कह सकते हैं। बिना किसी देरी के इस बार हमारे पास नीलामी के लिए कुल 20 वस्तुएं हैं। मेरा मानना है कि इनमें से एक वस्तु ऐसी होगी जो आपको उत्साहित करेगी। अब नीलामी शुरू होती है। फैंग झेंग ने ताली बजाए और एक नौकरानी ने एक प्रदर्शनकार को बाहर धकेल दिया, जिस पर रखी वस्तुओं को लाल कपड़े से ढक दिया गया था। ये कपड़ा कोई साधारण चीज नहीं है, ये वास्तव में अन्य लोगों की आध्यात्मिक चेतना का पता लगाने में बाधा डाल सकता है। फैंग झेंग ने परिचय दिया, ये चीज एक सुदूर स्थान से आती है। यह एक प्राकृतिक चीज है। ये जादुई हथियार बनाने में बहुत कारगर है। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? जल्दी करो, सबका समय बर्बाद मत करो। वह है
नीचे बैठा कोई व्यक्ति शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। फैंग झेंग नाराज नहीं हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, चूंकि हर कोई चिंतित है तो मैं घोषणा करता हूँ कि यह स्वर्ग और पृथ्वी की चीज है, क्यानशिंग पर्वत से एक उल्का पिंड। उसने लाल कपड़ा उठाया जिसमें एक मुट्ठी के आकार का बैंगनी काला पत्थर दिखाई दिया। ये पत्थर देखने में बहुत साधारण लगता है, इसमें कोई विशेष विशेषता नहीं है, लेकिन इसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। फैंग झेंग सभी की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस पत्थर के प्रभाव का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ये हर किसी के जादुई हथियार के लिए बिल्कुल फायदेमंद है और इसे उन्नत करना भी संभव है। जब ये बात कही गई तो जो लोग नहीं जानते थे वे भी हैरान रह गए। जादुई हथियार को उन्नत करना, इस पत्थर का वास्तव में ऐसा प्रभाव है। अचानक सभी ने चमकती आंखों से क्यानशिंग पर्वत के उल्कापिंड को देखा। ये देखकर कि माहौल लगभग तैयार हो चुका है, फैंग झेंग ने सीधे घोषणा की, इस मामले में नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। शुरुआती कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन। हर कोई हैरान था। शुरुआती कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन थी, जो एक उच्च स्तरीय नीलामी के लिए भी बहुत अधिक शुरुआती कीमत थी। 12,000, 14,000, कीमत तेजी से बढ़ी और अंततः 34,000 पर आ गई। फैंग झेंग की आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। कोई रास्ता नहीं था, वह गरीब था। सभी आत्मिक पत्थर अमृत खरीदने में खर्च हो गए और केवल 50,000 या 60,000 आत्मिक पत्थर ही बचे थे जिनकी किसी समय आवश्यकता पड़ सकती थी। दूसरे वीआईपी कमरे में युवानवेन ने वीआईपी कमरे को देखा जहां फैंग झेंग था, उसके कदम उठाने का इंतजार कर रहा था। इस समय वह उपहास कर रहा था और अपने दिल में सोच रहा था, कमीने, चाहे तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हें वह नहीं मिलने दूंगा जो तुम चाहते हो। चूंकि फैंग झेंग यहाँ आया था, इसलिए उसके पास नीलामी की आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए और उसे जो करना था वह ये था कि फैंग झेंग को बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर करे या उन्हें स्वयं खरीद ले। पहली नीलामी वस्तु जीतने के लिए वीआईपी नंबर 29 को बधाई। अगले, हम दूसरी नीलामी वस्तु की नीलामी शुरू करेंगे। ऊंचे मंच पर फैंग झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर किसी से दूसरी नीलामी वस्तु भेजने के लिए कहा। ये दूसरी नीलामी वस्तु खतरनाक वानजियांग वन में प्राप्त की गई थी। नीलामी व्यवस्थित तरीके से की गई थी और प्रत्येक कीमती नीलामी वस्तु के प्रदर्शन से लोगों की आंखें खुशी से भर गई थी तथा आंखें उत्साहित और लालची हो गई थी। बोली भी बहुत जोरदार थी और कीमत बढ़ती जा रही थी, जिससे हर कोई बार बार आश्चर्य व्यक्त कर रहा था। फैंग झेंग की आंखें भी चमक उठीं। उसे कई चीजें चाहिए थीं। दुर्भाग्य से जब उसने बस कोशिश करने का फैसला किया तो एक यादृच्छिक व्यक्ति की बोली उसकी कुल संपत्ति से कई गुना अधिक थी। वह निराशा में अपना हाथ फिर से नीचे रख सका। उसकी उत्सुकता और हाथ न ले पाने की असमर्थता ने दोनों नौकरानियों को हंसाया। दूर से युवानवेन चिंतित दिख रही थी। फैंग झेंग का हाथ ऊपर नीचे होते देख उसने गुस्से से दांत पीस लिए। यहाँ पहले से ही 7 या 8 आइटम हैं। क्या आपके पास कोई पसंदीदा है? बगल में खड़े बूढ़े आदमी ने ये देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर यू, व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है। युवानवेन ने कहा, चिंता मत करो मिस्टर लू, मैं इस कमीने से निपट लूंगा और इसका अगले कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर लू ने कुछ और नहीं कहा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। फैंग झेंग को अचानक लगा कि 2 दुष्ट आंखें उसे देख रही हैं। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि युवानवेन उसे विश्वासघाती नजर से घूर रही थी। वह थोड़ा चौंका। यह आदमी क्या करना चाहता है? क्या वह मुझसे झंझट करना चाहता है? निस्संदेह, नीलामी में लोगों को परेशान करने के केवल 2 ही तरीके हैं, स्वयं को घृणास्पद बनाने के लिए कीमत बढ़ा देना या नीलामी में अपनी इच्छित वस्तु के लिए बोली लगा देना। ये सोचते हुए उसने नीलामी घर की ओर देखा। इस समय एक सेट पेंडेंट जादुई हथियार की नीलामी की जा रही थी। ये खजाना एक आत्मसुरक्षात्मक आध्यात्मिक खजाना है जो झो युवानजिन के पूर्ण शक्ति हमले को रोक सकता है। नीलामी की कीमत 60,000 तक पहुंच गई है और अभी भी कई लोग बोली लगा रहे हैं। ये देखकर फैंग झेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोली खोल दी, 65,000। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने युवानवेन को चिल्लाते हुए सुना, 80,000। फैंग झेंग ने देखा और युवानवेन ने भी उसे देखा। उसका चेहरा उत्तेजना और अवमानना से भरा था। कमीने, यहाँ से कुछ भी लेने के बारे में मत सोचो। मेरे युवानवेन के वित्तीय संसाधन तुम्हारे जैसे नहीं हैं। उसने आवाज प्रसारित की।
ये सुनकर फैंग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना सिर नीचे करके फिर से बैठ गया। यू युवानवेन को ये देखकर और भी अधिक गर्व हुआ। उसने बोली जारी नहीं रखी, बल्कि फैंग चेन को लालच भरी नजर से देखता रहा। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जब फैंग चेन ने अपना सिर नीचे किया तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। इस जेड पेंडेंट को अंततः दूसरों ने 1,00,000 युआन की कीमत पर नीलाम कर दिया। उसके बाद कई और खजाने थे, लेकिन फैंग चेन ने बोली नहीं लगाई। अंत में जब 13वीं वस्तु की बारी आई तो फैंग चेन की बारी थी स्तर 3 के शीर्ष राक्षस की लाश पाने की। हर कोई, अगली चीज कुछ ऐसी होगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको पहले बता सकता हूं कि यह एक राक्षस की लाश होगी, लेकिन ये राक्षस एक नए छोटे विमान से आता है और यह पहली बार दिखाई देता है। फैंग चेन ने रहस्यमय तरीके से कहा। इसने तुरंत सभी की जिज्ञासा को आकर्षित किया। एक नए राक्षस की उपस्थिति अक्सर एक बड़ी सनसनी पैदा करती है। फैंग चेन ने ये देखा और बकवास करना बंद कर दिया। उसने लाल कपड़ा उठाया और उसे दूर ले गया। अचानक फैंग चेन द्वारा मारा गया स्तर 3 शिखर राक्षस पूरी तरह से सभी के सामने उजागर हो गया। इस समय राक्षस शव को केवल वानिक सिंह नीलामी घर द्वारा संसाधित किया गया था और यह बेहद भयंकर लग रहा था। मृत्यु के बाद जो भयानक आभा निकली, उससे कई लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। और यह विचित्र रूप जो सिंह जैसा तो दिखता था, लेकिन सिंह नहीं था, और बाघ जैसा तो दिखता था, लेकिन बाघ नहीं था, ने भी कई लोगों की जिज्ञासा जगाई। नीचे खड़े लोग राक्षस की लाश के बारे में बातें करने लगे। आप जानते हैं, कुछ राक्षसों का मांस, शल्क, हड्डियां, अंग आदि साधकों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। किसी अज्ञात राक्षस की लाश को बेचना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन खेती स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी है और इसकी 100% संभावना जैसी कोई चीज नहीं है। फैंग चेन ने देखा कि समय लगभग सही था और कहा, अभी शुरुआती कीमत 30,000, 1,00,000। जैसे ही ये शब्द निकले, एक अधीर आवाज सुनाई दी। सभी लोग चौंक गए। कई लोगों ने बोली लगाने के लिए हाथ उठाए थे, लेकिन कीमत सुनते ही उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक स्तर 3 राक्षस लाश खरीदने के लिए 1,00,000। भले ही वह कभी दिखाई न दिया हो, लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने देखना चाहा कि वह व्यक्ति कौन है, तो एक और आवाज सुनाई दी, 2,00,000। सभी लोग चौंक गए और बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखने लगे। वीआईपी कमरे में यू युवानवेन ने गर्व से अपना हाथ उठाया और फैंग चेन को उत्तेजक नजर से देखा। इस समय उसे अभी भी घृणित फैंग चेन पर गर्व था, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रुको, मैंने अभी कितना चिल्लाया? 2,00,000। उसने अभी शब्दों के बारे में नहीं सोचा था और अवचेतन रूप से चिल्लाया, और फिर महसूस किया कि फैंग चेन की प्रारंभिक बोली वास्तव में 1,00,000 थी। क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इतनी ऊंची आवाज में कुछ कहेगा, उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे चिल्ला दिया, हाँ। दूसरी ओर फैंग चेन 150,000 चिल्लाने के बाद अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने पहले भी राक्षस के शव की जांच की थी और उसकी कीमत अधिकतम 1,00,000 थी, जिसमें से 60,000 राक्षस के लिए और 40,000 उसकी पहली उपस्थिति के लिए थे। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अन्य लोग कीमत नहीं बढ़ाएंगे। आखिरकार अभी बहुत से लोग रुचि रखते थे और 1,00,000 तक कुछ जोड़ना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यू युवानवेन सीधे 200,000 की कीमत बताएगा। बूढ़े लोग ने भौहें सिकोड़ी और यू युवानवेन की ओर देखा और कहा, मिस्टर यू, आप क्या कर रहे हैं? 200,000 एक तीसरे स्तर के राक्षस को खरीदना, भले ही यह पहली बार दिखाई दिया हो, यह निश्चित रूप से इस कीमत के लायक नहीं है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि कोई दानव बोली नहीं है। यद्यपि यू परिवार समृद्ध और शक्तिशाली है, यह आत्मा पत्थरों का मामला नहीं है, बल्कि यू परिवार के लिए प्रतिष्ठा का मामला है। लू लाओ, ये सब उस बच्चे की गलती है। मैं उस बच्चे के जाल में फंस गया। यू युवानवेन केवल इतना ही कह सका और फिर उसने फैंग चेन को घूरते हुए दहाड़ते हुए कहा, लड़के, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। फैंग चेन ने खूब हंसा और यह सुनकर तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने खुद ही कीमत लगाई है, इसे आपको फंसाना कैसे माना जा सकता है? लेकिन मास्टर यू, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति शुरू में सही था, आप तो बस मूर्ख हैं। कमीने, तुम। यू युवानवेन इतना गुस्से में था कि उसकी नसें फट गईं। वह फैंग चेन को टुकड़ों में काटना चाहता था। लू लाओ ने यह देखा और कहा, मास्टर यू, ये तो सिर्फ 200,000 आत्मा पत्थर हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? निजी तौर पर उन्होंने संदेश भेजा, इस बार हमारा उद्देश्य मत भूलना।
ये सुनने के बाद युवानवेन धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, फैंग चेन, इस बार कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम प्रतीक्षा करो। फैंग चेन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। बहुत से लोग थे जो उसे मारना चाहते थे और उसके और युवानवेन के बीच दुश्मनी थी। यदि वह ऐसा न भी करे तो भी दूसरे पक्ष को उससे नुकसान होगा। फैंग चेन को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी, लेकिन कीमत जितनी अधिक होगी उतना ही बेहतर होगा। वह चिल्लाया, 2 लाख एक बार, 2 लाख 2 बार। युवानवेन अभी भी उम्मीद करना चाहता था कि कोई और बोली नहीं लगाएगा, लेकिन 2 लाख की राक्षस लाश पहले से ही इसके मूल्य से कहीं अधिक थी। भले ही यह दिखाई दी हो, यह इस कीमत के लायक नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने फिर से बोली नहीं लगाई। अंत में राक्षस की लाश को युवानवेन ने 2 लाख की कीमत पर खरीदा और युवानवेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने मेज पर रखे महंगे चाय के कप को सीधे टुकड़ों में तोड़ दिया। VIP नंबर 44 को बधाई। चलिए नीलामी जारी रखते हैं, कृपया अगली नीलामी वस्तु को आमंत्रित करें। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर एक नौकरानी दोनों हाथों में ट्रे लेकर मंच पर आई। और जैसे ही नौकरानी मंच पर आए, लू लाओ की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। भाग्य बनाने का अवसर आ गया है। युवानवेन ने भी उत्साह दिखाया। 10,000 सितारे नीलामी घर, क्या तुमने मेरे 2 लाख आत्मा पत्थरों को निगलने की हिम्मत की? मैं तुम्हें वे सब मुझे वापस लौटाने के लिए मजबूर करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें 10 गुना कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, फिर मिस्टर लू की ओर देखा और आवाज में पूछा, मिस्टर लू, क्या सब कुछ ठीक है? मिस्टर लू ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए अपनी आवाज प्रसारित की, ये सब पिछली बार आपके द्वारा बताई गई नकली गोली की बदौलत है, जिसने मुझे कुछ प्रेरणा दी। चिंता न करें, वान एक्सिंग नीलामी घर के बेवकूफ निश्चित रूप से इस दानव युआन तियानजू को नहीं देख पाएंगे, अन्यथा वे इसे नीलामी के लिए नहीं रखते। युवानवेन ने दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें जो करने की जरूरत है वह ये है कि उसे कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर किया जाए। बेशक वे खुद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले से ही रिंग के नीचे लोगों की व्यवस्था कर दी है। वे ऊंची बोली लगाते रहेंगे और नीलामी जीतेंगे, और फिर मुआवजे का दावा करने के लिए वान एक्सिंग नीलामी घर जाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। ऊंचे मंच पर बैठे फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, सब लोग, इस मनके को दानव युआन स्वर्गीय मनका कहा जाता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें समृद्ध और शुद्ध राक्षसी ऊर्जा है। ये जादू का अभ्यास करने वाले साथी ताओवादियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तियान्यू दिव्य संप्रदाय में बहुत कम राक्षस साधक हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में बहुत सारे हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कई लोगों की आंखें चमक उठी और वे दानव युआन डिजी मनका को देखने लगे। फैंग चेन के लिए भी यही सच था। एक जादू साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस जादुई मनके में रुचि रखता था। खैर, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जल्द ही फैंग चेन को लगा कि इस दानव युआन स्काई बीड में कुछ गड़बड़ है। यह उसकी तलवार दानव शरीर से धारणा थी। अगर यह वास्तव में वैसा ही था जैसा फैंग चेन ने कहा था, तो उसे यह भावना नहीं होनी चाहिए थी। उसकी आत्मा दानव आंख खुल गई और सीधे दानव युआन आकाश मोती के माध्यम से छेद किया। पहले बाह्य स्वरूप, फिर आंतरिक स्वरूप, सब कुछ उसके सामने प्रकट हो गया। इस नज़र से देखने के बाद फैंग चेन को अंततः पता चला कि कुछ गड़बड़ है। दानव युआन डिजी मनका से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा स्वयं मनका में निहित नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक दानव युआन पत्थर प्रत्यारोपित किया गया है। इस पत्थर की राक्षसी ऊर्जा दानव युआन डिजी मनका के समान है, लेकिन दानव युआन स्टोन की राक्षसी ऊर्जा को संरक्षित नहीं किया जा सकता है और यह आधे महीने के भीतर अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। ये जालसाजी विधि पिछली बार की नकली गोली के समान है, लेकिन यह उस नकली गोली की तरह रहस्यमय नहीं है। हालांकि फिर भी आम लोगों के लिए असली और नकली में अंतर करना मुश्किल है, और यह भी नहीं कि वे लोग जादुई तरीके के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, फिर एक कड़वी मुस्कान दी, वान एक्सिंग नीलामी घर को फिर से धोखा दिया गया। हम इस मोती को नीलाम नहीं होने देंगे, अन्यथा वान एक्सिंग मुसीबत में पड़ जाएगी। इस समय नीलामी शुरू हो चुकी है और कीमत बढ़कर $500,000 मिलियन तक पहुंच गई है। फैंग चेन ने नौकरानी को बुलाया और पूछा, क्या नीलामी बीच में रोकी जा सकती है? नौकरानी दंग रह गई, फिर उसने निर्णायक ढंग से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, जब तक कोई इसे छीनने की कोशिश न करे, आप एक बार शुरू करने के बाद इसे रोक नहीं सकते। ये सुनकर फैंग चेन का दिल बैठ गया।
उन्होंने कहा, दुकानदार यान से कहो कि वह आकर बताए कि नीलामी घर की प्रतिष्ठा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नौकरानी चौंक गई, लेकिन फैंग चेन के गंभीर चेहरे को देखकर वह उसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने सिर हिलाया और चली गई। इस समय दानव युआन स्काईस्टोन की बोली की कीमत 800,000 तक पहुंच गई है। इससे मंच पर मौजूद फैंग चेन बहुत उत्साहित हो गया। मैजिक युआन स्काईस्टोन की सबसे अधिक कीमत केवल 300,000 थी। इस कीमत पर इसे बेच पाना उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। ये देखकर मिस्टर लू ने कहा, यही बात है। अगर यह इससे ज्यादा होता तो आसानी से संदेह पैदा हो जाता। हाँ, युवानवेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 800,000 स्पिरिट स्टोन, दोगुना मुआवजा 1.4 मिलियन होगा, लेकिन वे इससे अधिक चाहते हैं। क्या 800,000 से अधिक कीमत है? फैंग चेन ने दर्शकों की ओर देखा और अधिक कीमत की उम्मीद की। दुर्भाग्यवश नीचे सन्नाटा छा गया और ऐसा लगा कि सभी ने बोली लगाने में रुचि खो दी है। फैंग चेन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन 8 लाख पहले से ही काफी अधिक था, इसलिए उसने और देरी नहीं की। 8 लाख एक बार, 2 बार, 8,20,000। जैसे ही फैंग चेन इसे अंतिम रूप देने वाला था, एक और आवाज गूंजी। हर कोई हैरान था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में बोली लगाएगा। सबने देखा कि वीआईपी कमरे में एक युवक शांति से अपना हाथ उठा रहा था। वह फैंग चेन था। 8,20,000, ये तो पागलपन है। भले ही इस दानव युआन स्वर्गीय मनका में महान जादुई शक्ति हो, फिर भी 820,000 बहुत अधिक है। ये सही है। सभी लोग फैंग चेन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो, लेकिन फैंग चेन ने उनकी अनदेखी की। चूंकि वह इसे रोक नहीं सकता था, इसलिए वह मोती की तस्वीर ले लेता था ताकि वह दूसरों के हाथों में न पड़ जाए। आखिरकार वह वानिकसिंग नीलामी घर का मेहमान है और वह नीलामी घर को इस तरह से धोखा खाते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर लू और युवानवेन भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अलावा कोई और भी बोली लगा रहा होगा। जब उसने देखा कि यह फैंग चेन था, तो युवानवेन इतना क्रोधित हुआ कि उसके दांत खुजलाने लगे। ये वही कमीना है जिसने मेरा धंधा फिर से बर्बाद कर दिया। उसने तुरंत नीचे बैठे लोगों को संदेश भेजा, बोली लगाते रहो। हमें जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, जवाब नीचे से उसके आदमियों से आया। मिस्टर लू ने उन्हें नहीं रोका। अगर वे पकड़े नहीं जाते तो उनकी धोखाधड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह बस उलझन में फैंग चेन को देखता रहा और बुदबुदाया, वह अभी भी बोली क्यों लगा रहा है? क्या उसने कुछ देखा? असंभव। युवानवेन ने निश्चय के साथ कहा, लू लाओ के जालसाजी कौशल इतने मजबूत हैं, वह कमीना संभवतः इसे कैसे देख सकता है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह भी एक राक्षस साधक है और वह शायद इस मोती को अभ्यास के लिए ले जाना चाहता है। बहुत। मिस्टर लू ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी धोखाधड़ी का पता एक छोटे लड़के को चल जाएगा। 8,50,000, 8,70,000। नीचे युवानवेन के लोग चिल्लाते रहे। फैंग चेन जल्दी में नहीं था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक फैंग चेन उपलब्धि के बारे में चिल्लाने वाला नहीं था, फिर उसने लापरवाही से 900,000 की कीमत चिल्ला दी। इससे युवानवेन और लो लाओ इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे अपने दिल में केवल फैंग चेन के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोस सकते थे। उसी समय यान कियाओलिन अंततः आ पहुंची। फैंग के किंग, क्या हुआ? वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है। कोई कारण अवश्य होगा कि फैंग चेन अचानक बोली में शामिल हो गया। फैंग चेन ने भी स्पष्ट रूप से कहा, मोती नकली है। जब ये शब्द निकले तो यान कियाओलिन पर बिजली गिर पड़ी। 900,000 युआन की नीलामी वस्तु नकली निकली। एक बार जब ये खबर फैल गई तो यह निश्चित रूप से हंगामा मचा देगा और उनके वानिकसिंग नीलामी घर के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। क्या आप गंभीर हैं, मिस्टर फैंग? हालांकि वह फैंग चेन पर विश्वास करता था, फिर भी उसे एक और सवाल पूछना था। मैं एक राक्षस साधक हूँ और मैं बता सकता हूँ कि यह मनका असली है या नकली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नीचे मेरे साथ बोली लगाने वालों में एक साथी भी है। मैं ऊंची कीमत पर बोली लगाना चाहता हूँ और फिर आपसे 2 गुना या 10 गुना मुआवजा मांगना चाहता हूँ। फैंग चेन ने कहा, वही बोली की कीमत 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गई है। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर कहा, 1 लाख, 2 लाख, 105, 108।
दर्शकों में अभी भी कुछ लोग फैंग चेन के खिलाफ बोली लगा रहे थे। यान कियाओलिन को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जादुई तत्व का मनका कभी भी इस कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। जैसा कि फैंग चेन ने कहा, कोई उनके वानिक्सिंग नीलामी घर से सौदा करना चाहता था। उसने तुरंत कहा, मिस्टर फैंग, आप जितनी चाहें उतनी बोली लगाइए। डरिए मत, वानिक्सिंग नीलामी घर में हम आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। फिर उसने मंच के नीचे खड़े लोगों की ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे कुछ इंतजाम करना है। फैंग चेन ने सिर हिलाया, चिंता मत करो। फिर यान कियाओलिन चला गया। फैंग चेन ने बोली जारी रखी। मिस्टर लो और यू युवानवेन बेहद दुखी दिख रहे थे और वे चाहते थे कि वे फैंग चेन को टुकड़ों में काट सकें। इस समय उन्हें यह भी एहसास हुआ कि फैंग चेन को जरूर कुछ पता चल गया होगा, जिसके कारण वह बेतहाशा कीमत बढ़ा रहा था। क्या ये हो सकता है कि इस बच्चे को यह एहसास हो गया है कि यह सब झूठ है और वह भी हमारी तरह धन कमाना चाहता है? यू युवानवेन ने कहा, कोई बात नहीं, उन लोगों को रोकने दो, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मिस्टर लू ने कहा, मिस्टर लू, इस समय हम आसानी से हार नहीं मान सकते। यू युवानवेन ने अनिच्छा से कहा, तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? यू युवानवेन ने भयावह ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है। फिर उन्होंने लोगों से बोली लगाना बंद करने को कहा और कीमत 1.2 मिलियन तक पहुंच गई। इस समय सभी लोग अभी भी अचंभित थे। एक मोती को 1.2 मिलियन में बेचना, क्या ये पागलपन है? कुछ लोगों को ये भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और तूफान आने वाला है। मेजबान फैंग चेन को ये पता नहीं था। इस समय वह बहुत उत्साहित था। 10 लाख, 2 लाख, ये बहुत बड़ी कीमत थी। ये देखकर कि दूसरों ने कीमत नहीं बढ़ाए, हालांकि वह थोड़ा निराश था, फिर भी उसने घोषणा की, एक बार के लिए 1 मिलियन और 200,000। 1 मिलियन और 200,000। ये सुनिश्चित करने के बाद कि किसी ने कीमत नहीं बढ़ाई, उन्होंने सीधी घोषणा की, 1 लाख, 2 लाख बिक गए। जादुई युआन डिजी बीट जीतने के लिए वीआईपी रूम नंबर 7 में अतिथि को बधाई वगैरह। अचानक यू युवानवेन चिल्लाया, जिसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। ये देखकर कि उसने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया है, यू युवानवेन ने कहा, सभी, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। वह त्यानियु दिव्य संप्रदाय का एक साधारण आंतरिक शिष्य है, जिसकी कोई पृष्ठभूमि और कोई ताकत नहीं है। मुझे गंभीरता से संदेह है कि वह बेतरतीब ढंग से बोली लगा रहा है। उसके पास 1.2 मिलियन आत्मा पत्थर भी नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे दर्शकों ने खुशी से चिल्लाया और सबकी नजरें तुरंत फैंग चेन पर टिक गईं। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति बिना किसी उतार चढ़ाव के शांत रही। यू युवानवेन ने फिर भी व्यंग्यात्मक लहजे में फैंग चेन से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि यदि नीलामी के लिए पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट स्टोन नहीं मिले तो क्या किया जाएगा? फैंग चेन ने जवाब दिया, बेशक हम इससे निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने बैंक के घाटे की भरपाई करेंगे। नीलामी की वस्तुएं उसी कीमत पर बेची जाती रहेंगी जो पिछले बोलीदाता ने चुकाई थी। यू युवानवेन ने विजयी मुस्कान दिखाई। ये बिल्कुल वही परिणाम था जो वह चाहता था। फिर उसने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा, कमीने, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा महान त्यानियु दिव्य संप्रदाय तुम्हारे जैसा बेशर्म व्यक्ति पैदा करेगा। इस मामले के बाद मैं निश्चित रूप से संप्रदाय को इसकी सूचना दूंगा और तुम्हारे जैसे बदमाशों को संप्रदाय से बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता था, इस बच्चे के पास, जो इतना छोटा है, इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे हो सकते हैं? ये सही है, यह एक यादृच्छिक शॉट निकला। ये बच्चा बर्बाद हो गया है। उसने वानिक्सिंग नीलामी घर को नाराज कर दिया और उसे त्यानियु दिव्य संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और उनमें से कई लोग फैंग चेन को गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था और उसने भी युआनवेन की बातों पर विश्वास किया। तो उन्होंने कहा, प्रिय अतिथि, कृपया सहमत हो जाए कि हमारे लोग अब आपके वीआईपी कमरे में जाएंगे और कृपया अपनी वित्तीय ताकत दिखाएं। वित्तीय संसाधन? उसके पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। वह बस एक गरीब आदमी है, यू युवानवेन ने व्यंग्य किया। फैंग चेन ने शुरू से अंत तक खंडन नहीं किया, लेकिन उसके मुंह के कोने अचानक थोड़े ऊपर उठ गए और उसने सिर हिलाया और कहा, बेशक कोई समस्या नहीं है, कृपया। यू युवानवेन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन इस बात से सहमत होने की हिम्मत करेगा। लेकिन फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अभी भी दिखावा करना चाहता हूँ,
मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा एक गरीब लड़का 1.2 मिलियन स्पिरिट स्टोन कैसे जुटा सकता है। जल्द ही वानिकसिंग नीलामी घर की वर्दी पहने 3 लोगों ने दरवाजा खटखटाया और फैंग चेन के वीआईपी कमरे में प्रवेश किया। फैंग चेन ने कोई हरकत नहीं की। उसके बगल में बैठी नौकरानी आगे आए और उसे एक स्टोरेज बैग थमा दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने भंडारण बैग लिया, उसे थोड़ी देर तक छुआ और फिर उसे नौकरानी को वापस दे दिया। नौकरानी ने भी सम्मानपूर्वक इसे फैंग चेन के बगल में रख दिया। जल्दी करो और बताओ कि क्या इसमें केवल 120 आत्मा पत्थर हैं। यू युवानवेन हंसे। इस बयान से लोगों में खूब हंसी फैली। समीक्षा करने वाले व्यक्ति ने खांसते हुए गंभीरतापूर्वक घोषणा की, वीआईपी नंबर 7 के वित्तीय संसाधनों की पुष्टि हो गई है, कोई समस्या नहीं है। एक क्षण में ही हंसी गायब हो गई। सभी लोग फैंग चेन को देख रहे थे जो आश्चर्य में शांत बैठा था। क्या उसके पास वास्तव में इतने वित्तीय संसाधन हैं? उस साधारण शिष्य का क्या हुआ जिसके पास न तो कोई पृष्ठभूमि थी और न ही कोई ताकत? तब सभी को एहसास हुआ कि अगर फैंग चेन के पास वास्तव में कोई पृष्ठभूमि या ताकत नहीं थी, तो वह वीआईपी कमरे में कैसे बैठ सकता था? मुझे यकीन नहीं होता, इस बच्चे के पास इतने वित्तीय संसाधन हो ही नहीं सकते। हमें धोखा देने के लिए तुमने जरूर उसके साथ मिलकर काम किया होगा। यू युवानवेन कभी इस पर यकीन नहीं करेगा। 10 लाख और 2 लाख की रकम तो उसके लिए भी जुटाना मुश्किल था। विश्वास नहीं होता। फैंग चेन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया और स्टोरेज बैग उठाकर उसे लहराया। टकरा जाना। बड़ी संख्या में आत्मा पत्थर उड़कर बाहर आए, जिससे विशाल वीआईपी कमरा तुरंत एक छोटी पहाड़ी में तब्दील हो गया। आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण चमकती पहाड़ी ने नीचे रहने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी और उनकी आंखें लाल हो गईं। ये सिर्फ 1.2 मिलियन नहीं है, बल्कि 1.5 मिलियन पर्याप्त से भी अधिक है। फैंग चेन ने यू युवानवेन को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ऐसा मत सोचो कि थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि होना कोई बड़ी बात है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो तुमसे बेहतर होते हैं। तुमसे ज्यादा मजबूत पृष्ठभूमि वाले कई लोग हैं। तुम्हें शांत रहना सीखना चाहिए। क्या तुम समझ रहे हो, बेवकूफ? यू युवानवेन इतना क्रोधित था कि उसकी नसें उभर आईं और उसका चेहरा नीले से बैंगनी हो गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि उसे बेवकूफ कहा जाए। लेकिन अब उसके पास फैंग चेन से निपटने का कोई रास्ता नहीं था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा जा रहा हो। फैंग चेन ने जब ये देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये आत्मिक पत्थर निश्चित रूप से उसके नहीं थे, बल्कि यान क्याओलिन द्वारा भेजे गए थे। हालांकि इन आत्मिक पत्थरों की मदद से वह इसका अच्छा उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन वहां अपना पैसा दिखाने से उसे बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह संप्रदाय में अभ्यास कर रहा था। क्या वे उसे मारने के लिए संप्रदाय में आने की हिम्मत कर सकते हैं? इस समय फैंग चेन को भी यान क्याओलिन का संदेश मिला। उसने ठंडे भाव से यू युवानवेन को देखा और फिर घोषणा की, नीलामी आइटम जीतने के लिए अतिथि नंबर 7 को बधाई। अब हम अगली नीलामी की ओर बढ़ेंगे। फिर उसने किसी से दानव युआन डेज़िमंटा को दूर ले जाने के लिए कहा। ये देखकर मिस्टर लू ने आह भरी और कहा, हमें भी चले जाना चाहिए। मुझे डर है कि वानिकसिंग नीलामी घर को कुछ समझ में आ गया है। हम अब यहाँ और नहीं रह सकते। बाकी लोगों को भी पीछे हट जाने दो। अच्छा, यद्यपि यू युवानवेन फैंग चेन को मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह सही समय नहीं है और वह केवल मिस्टर लू के सुझाव से सहमत हो सकता था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके लोगों को निशाना बनाया गया है। जब वे चले गए तो कोई चुपचाप उनके पीछे चला गया। फैंग चेन को आगामी नीलामी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह नौकरानी के मार्गदर्शन में अपने पिछले कमरे में लौट आया। कुछ ही देर बाद यान क्याओलिन फैंग चेन से मिलने आई। उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। मिस्टर फैंग, हमने अभी अभी जादुई युआन डेज़िमंटा पर हमला किया और उसकी जांच की और पाया कि यह वास्तव में नकली था। ये जादुई पत्थर का एक टुकड़ा मात्र था। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फैंग, अन्यथा मेरे वानिकसिंग नीलामी घर की प्रतिष्ठा गिर जाती। उसने गहराई से झुककर कहा, अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं राक्षस की लाश की नीलामी से प्राप्त 200,000 युआन में से 1 पैसा भी नहीं लूंगी और अपने आभार के प्रतीक के रूप में 200,000 अन्य आत्मिक पत्थर भी भेंट करूंगी। ये सुनकर फैंग चेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद दुकानदार यान। मैं नीलामी से प्राप्त 200,000 की राशि स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैं 200,000 को उपहार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह मेरा काम है, अन्यथा मुझे हर साल 1 लाख युआन लेने में बुरा लगेगा। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फैंग, आपके शब्द बहुत विनम्र हैं। हमारे बैंक के लिए समस्याओं को हल करने के बाद सभी मेहमानों को संबंधित कमीशन मिल सकता है। ये 200,000 कमीशन है। आखिरकार इस बार शामिल राशि बहुत बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे बैंक की प्रतिष्ठा से संबंधित है। सचमुच? फैंग चेन थोड़ा अनिश्चित था। सचमुच? यान कियाओलिन ने सकारात्मक रूप से कहा और उसके आसपास की नौकरानियों ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। ये देखकर फैंग चेन ने अब और इनकार नहीं किया, बल्कि कहा, उस मामले में कृपया मुझे 200,000 को टाइलिंग पिल के साथ बदलने में मदद करें। यान कियाओलिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं। उसने तुरंत किसी से व्यवस्था करने को कहा और प्रतीक्षा करते समय फैंग चेन ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? यान कियाओलिन ने सिर हिलाया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह युवानवेन होना चाहिए। मैं उन सभी लोगों को पकड़ूंगा और उनसे एक एक करके पूछताछ करूंगा। मेरा वानिक सिंह नीलामी घर इस दुश्मनी को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका भाव धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। फिर जोश बढ़ाने वाली गोलियों की 10 बोतलें लाई गईं। फैंग चेन ने इसे लेने के बाद अलविदा कहना और जाना चाहा। यान कियाओलिन ने कहा, मिस्टर फैंग, मैं किसी को आपके साथ वापस भेज दूंगी। अगर आप अकेले वापस जाएंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।